everyone. A very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे. इज इट ओके? चलिए. सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. और कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार इसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. हाउ आर यू ऑल गाइस? और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सेल ऑर्गेनेली के स्पेशली प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि लगभग ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो चुका है. इसका जो मेजर पोर्शन है, यानी कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? मैम आवाज नहीं आ रही है, साउंड लो है, बहुत ज्यादा लो है क्या साउंड? अच्छा बताइएगा. चलिए, साउंड लो है. ओके, नाउ इट्स फाइन. अभी बताइएगा, अभी साउंड इशू है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है. जल्दी जल्दी बताइए. अभी प्रॉपर हो गया आई थिंक. जल्दी 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 जल्दी. अभी प्रॉपर हो गया, अभी प्रॉपर हो गई. ठीक है. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग. सो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग. अब आ गई ना? हाँ, बहुत खूब. चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेली की. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ कोशिकीय अंग जो हैं उनको डिस्कस कर रहे थे. और कितने सेल ऑर्गेनेली को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं कि कुछ कोशिकीय अंगों को हमने पढ़ा था. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स. सिर्फ क्या बचती है? आपकी गोल्जी बॉडीज बचती हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो पार्ट बचते हैं. और इसके बाद हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एसएससी के लिए, जो आपका इंपॉर्टेंट होगा. फिर किसी भी वनडे एग्जाम की मैं बात करती हूँ, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. ओके, चलो. तो सबसे पहले आओ, किस पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, अंतः प्लाज्मिक कनिकाएं. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या फिर अगर मैं बात करती हूं अंतः प्लाज्मिक कनिकाएं. अंतः प्लाज्मिक कनिकाएं या फिर अंतः प्लाज्मिक रतिकाओं की अगर मैं बात करती हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम किसी भी सेल की बात करें, एनी ऑफ द सेल, मान लीजिए दिस इज अ सेल, कि भाई ये क्या है? ये एक सेल है. और इस सेल के सेंटर में क्या होता है? केंद्रक. तो इस केंद्रक की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होती हैं, उससे क्या चिपकी हुई होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि मेनली इसके न्यूक्लियस बनी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है. ठीक है. इसकी मेन कंपोजिशन किसमें होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ इस तरीके के सेल ऑर्गेनेली होती हैं जो किसी भी कोशिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इन्हीं से मिलकर के बनी होती है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल is made up nucleus of the cell is made up of EPR. और अब शॉर्ट फॉर्म में ये मत पूछना मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPR. ठीक है. चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका नेक्स्ट दूसरा, यानी कि सीधा सीधा मैंने क्या कहा? मैंने कहा है यहां पर कि भाई जो न्यूक्लियस की दीवारें होती हैं, यानी कि अगर हम केंद्रक की दीवारों की बात करें, केंद्रक की दीवारें, जो केंद्रक की दीवारें हैं, कि केंद्रक की दीवारें EPR यानी कि अंतः प्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है. ओके. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ EPR देयर? EPR जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने प्रकार की होती है? तो भाई ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है.
और ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कैसी? एक जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को क्या जाना जाता है, स्मूथ ईपीआर के नाम से। यानी कि ये कैसी होती है, ये अपने आप में बहुत चिकनी होती है, इनका सरफेस जो होता है बहुत चिकना सा सरफेस होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सेकंड, दैट विल बी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वन विल बी रफ ईपीआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसी होती है, ये होती है आपकी खुरदुरी। ठीक है, ये कैसी होती है, अपने आप में खुरदुरी होती है। अब ये स्मूथ या फिर ये खुरदुरी क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? अनुज, आज तो हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे, आज तो हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जो अंतःप्लाज्मिक कनिकाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी कि चिकनी अंतःप्लाज्मिक कनिकाएं कहते हैं, और दूसरी होती है खुरदुरी अंतःप्लाज्मिक कनिकाएं। दो तरह की ये होती हैं। अब देखो ये स्मूथ क्यों है, ये चिकनी क्यों है और ये खुरदुरी क्यों है, इसके पीछे का कहानी क्या है? देखो, अगर मैं अंतःप्लाज्मिक कनिका की बात करती हूँ, देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, तो जो रफ होती हैं, जो खुरदुरी होती हैं, इनके सरफेस पे ना छोटे 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 राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, तो इनकी जो सतह है, इनकी सतह पर, ठीक है, इनकी जो सतह होती है, इनकी सतह पर, ठीक है, इनकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, इनकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और इनकी जो सतह है, इनके सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यहां पर जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, राइबोसोम आपके अनुपस्थित होते हैं। देयर विल बी एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। यहां पर राइबोसोम्स जो होंगे आपके वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, बताओ, समझे बात को? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक की अगर हम बात करते हैं। तो अब इनका स्मूथ और चिकना होने का रीजन क्या है, तो भाई ये स्मूथ देखो, इसके ऊपर क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर ना छोटे 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 ग्रेन्यूल्स चिपके हैं, छोटे छोटे दाने, यानी कि इसके ऊपर जो है आपके राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। और राइबोसोम्स के चिपके होने के कारण ही इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, इनकी सतह खुरदुरी रहती है। और इनकी जो सतह होती है, इनके सतह के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर, सतह नहीं, इनके सतह के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये बड़ी चिकनी होती है, बड़ी स्मूथ होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है। अब देखो यहां पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सतह पर जो दानेदार राइबोसोम्स होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? अगर हम बात करें, ये अपने आप में क्या करती हैं, देखो राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, हमने कहा कि दो प्रकार की अंतःप्लाज्मिक कनिकाएं हैं। एक कैसी है आपकी, स्मूथ है, स्मूथ ईपीआर यानी कि बहुत ज्यादा चिकनी है, और दूसरी कैसी है आपकी, स्मूथ होने के साथ साथ दूसरी कैसी होती है आपकी, दैट इज रफ। ये बहुत रफ है, खुरदुरा सरफेस है, इट इज रफ ईपीआर, यानी कि इसका जो सरफेस होता है वो बहुत खुरदुरा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर क्या है, इसकी सतह पर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही ये कैसी है, ये खुरदुरी है। अब राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम को हमने क्या कहा था, प्रोटीन फैक्ट्री कहा था। तो ये जो दोनों होते हैं, इन दोनों का कार्य ही क्या होता है, इनका कार्य होता है ऊर्जा का गठन। तो तब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिस समय पर ये ऊर्जा का गठन करेगा, जिस समय पर ये एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा, उस समय पर क्या होगा, ठीक है, जिस समय पर ये एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा, ये ऊर्जा का गठन करेगा, तो इसका कार्य क्या होगा? अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, तो ये तब ऊर्जा का गठन कर रहा होगा, तब ये एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा, तो किसके रूप में,
प्रोटीन के रूप में, क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये प्रोटीन के फॉर्म में एनर्जी का निर्माण करेंगे। ऊर्जा का निर्माण किसके रूप में करेंगे, ये आपके प्रोटीन के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सतह पर राइबोसोम्स कैसे हैं? इनकी सतह पर जो राइबोसोम्स हैं ये एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है, ये अनुपस्थित है, तो तब ये ऊर्जा बनाते हैं। तो किसके रूप में बनाते हैं? तो तब ये एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके अंतर्गत एनर्जी का निर्माण या तो एटीपी या फिर एडीपी के रूप में होता है। ठीक है, एटीपी और एडीपी के रूप में ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस इसके बीच में होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राइबोसोम्स कौन सी अंतःप्लाज्मिक कणिका के सरफेस पर पाए जाते हैं? रफ पर। रफ किस रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं? प्रोटीन के रूप में। ये किस रूप में करती है? ये करती है एटीपी या फिर एडीपी के रूप में। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा दैट मैम व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज एडीपी? व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज एडीपी? इनकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑफ एटीपी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी? मैम जीप पर भी राइबोसोम होते? नहीं दीपक, जीप पर राइबोसोम नहीं होते, जीप पर तो कांटे होते हैं। हाय कांटा लगा। मैम आप बायोलॉजी बहुत शानदार पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक यादव जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी को तो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, बस टी का ट्राई और डी का डाई। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। समझे बात को? ठीक है, एटीपी और एडीपी, गॉट इट? समझे? चलो, तो यहां पर कांटा लगा हुई माँ चलो, तो जीभ पर पाए जाते हैं तुम्हारे कांटे। जीभ पर होती है टेस्ट बड्स, जिसके कारण से वो खुरदुरी होती है। इससे बाहर अंतःप्लाज्मिक कणिकाओं से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा, इसके बाद गोल्जी बॉडीज से दो चीज याद रखिएगा। देखो जो गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी बॉडीज से भी आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे भी आपसे कम क्वेश्चन पूछेगा। तब हम गोल्जी बॉडीज की बात करते हैं तो ये ऐसे कोशिकीय अंग होते हैं जिनके अंतर्गत, ठीक है, ऐसे कोशिकीय अंग जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सो दिस इज नॉन एज द ट्रैफिक पुलिस। इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है आपका यातायात सिपाही के नाम से, यातायात सिपाही, या फिर अगर मैं बात करती हूँ ट्रैफिक पुलिस के नाम से हम इसको जानते हैं अगर मैं गोल्जी बॉडीज की बात करूं। ठीक है, अब जो गोल्जी बॉडीज है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका मेनली कार्य क्या है? देखो ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या होता है? हमारे आसपास होने वाले जो व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेजर काम इसका जो है, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इट कंट्रोल्स, सिंपली ऐसे लिखिएगा, इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है? जल और खनिज। ये क्या करेगा? जल और खनिज के स्थानांतरण को नियंत्रित। जल और खनिज, जल और खनिज के स्थानांतरण को नियंत्रित, जल और खनिज के स्थानांतरण को नियंत्रित। ठीक है, या फिर मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन,
नियंत्रित करने का कार्य इसका है। या फिर दूसरा आप क्या कह सकते हैं, देखो दूसरा हम कहें तो जितने सेल ऑर्गेनेली हैं उन सभी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आईएस प्रियंका कह रही है मैम आप भी गोलमोल, आपके क्वेश्चन भी गोलमोल, दोनों बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। मतलब यार तुम क्या चाहते हो, मुझे जल्दी पतला करवाना चाहते हो क्या, है ना? ये जो तुम्हारे शब्द होते हैं ना मेरे अंदर मोटिवेशन भर देते हैं कि मुझे वेट लूज करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? चलो क्लियर, इतना ये थी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इसका जो बेसिक पार्ट है वो खत्म हो चुका। अब प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस बचा है, वो तब बताएंगे, तब प्लांट यानी कि बोटनी का पार्ट होगा तो प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स तब बताएंगे। जो आपका मेजर पार्ट था वो यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, मेजर पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। देखो सेल डिवीजन हम पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस हम इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब एक छोटा सा पार्ट बचता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो दो तरीके की कोशिकाएं हमने पढ़ी थी। अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करें, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली हमारे खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल यानी कि कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार, भाई कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि पाई जाती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। सो बेसिकली देयर आर द टू टाइप ऑफ सेल्स। एक जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। अब हम किसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं और किसे यूकैरियोटिक कहते हैं, अगर हम प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक की बात करें। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, या फिर अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक या फिर अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, किसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और किसे हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या मेजर डिफरेंस है। देखो सबसे पहले जो अपूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं इनका भी विकास हो रहा है। ये कैसी है, अपूर्ण विकसित, अपूर्ण विकसित कोशिका। तो भाई जो अपूर्ण विकसित कोशिका होती हैं इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड सेल। ये क्या कहलाती हैं, ये सीधा सीधा कहलाती हैं इनकम्प्लीटली डेवलप्ड सेल। इनकम्प्लीटली डेवलप्ड सेल का नाम हम इनको देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण विकसित कोशिका हम इनको कहते हैं। और आपकी जो दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, तो दीज आर द कंप्लीटली डेवलप्ड सेल। ये कैसी है, ये है आपकी कंप्लीटली डेवलप्ड सेल। ठीक है, कंप्लीटली डेवलप्ड सेल का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं जिनका विकास लगभग पूर्ण रूप से हो चुका है। पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं, पूर्ण रूप से विकसित कोशिका जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आओ सबसे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं इनके अंतर्गत ना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कैसा होता है, या तो केंद्रक बिल्कुल अनुपस्थित होगा, प्रेजेंट होता ही नहीं है, दैट इज एब्सेंट, वो कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। या फिर अगर होता है तो कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंतर्गत आपको फॉल्स न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यानी कि जिसको हम आभासी केंद्रक कहते हैं। आभासी केंद्रक के नाम से हम उसको जानेंगे,
फॉल्स न्यूक्लियस हम उसको कहेंगे। न्यूक्लियस जैसा लगेगा बट एक्चुअल में न्यूक्लियस नहीं होगा। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंतर्गत जो न्यूक्लियस होता है वो आपको प्रेजेंट मिलेगा। न्यूक्लियस या फिर अगर मैं केंद्रक की बात करती हूँ, इनके अंतर्गत केंद्रक आपको यहाँ पर उपस्थित मिलेगा, केंद्रक आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलता है। जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर पाया जाता है, दैट इज कंप्लीटली प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल। तो इस सेल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा पूर्ण रूप से पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है भाई। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंड एंड द मेजर पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हुआ। अब इनके अंतर्गत बाकी जो सेल ऑर्गेनेली होती हैं, देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक बहुत मेजर से डिफरेंस को समझिएगा। और डिफरेंस क्या है उसे देखो। जो प्रोकैरियोट होती हैं इनके अंतर्गत जितने भी कोशिकीय अंग होते हैं वो सभी नेक्ड होते हैं। और यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स में वो किसी ना किसी झिल्ली से ढके हुए होते हैं। देखो कैसे, जितनी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके अंतर्गत कैसे होते हैं, मेंबर्ड ऑर्गन्स या फिर कवर्ड ऑर्गन्स आप कह सकते हो, कवर्ड ऑर्गन्स। ठीक है, सभी अंग किसी झिल्ली के, सभी अंग किसी झिल्ली के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं, किसी झिल्ली के अंतर्गत संलग्न होते हैं, अंतर्गत संलग्न होते हैं। ठीक है, संलग्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हमारे हृदय की, जैसे अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हमारा जो हृदय होता है इसके बाहर एक प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं पेरिकार्डियम के नाम से। दिस इज नोन एज द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ओके, जैसे लंग्स हो गए, लंग्स के बाहर क्या है, अगर मैं लंग्स की बात करती हूँ तो लंग्स के बाहर भी एक प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, बट जितनी भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे हैव अनबाउंडेड ऑर्गन्स। आप सीधा कह सकते हो अनबाउंडेड ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि अंग जो होते हैं नग्न अवस्था में होते हैं। सभी अंग नग्न अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ऐसे समझिएगा, अनबाउंडेड ऑर्गन्स के बाद दूसरा पॉइंट यहां पे समझिएगा, अनबाउंडेड ऑर्गन्स है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहां पर, दूसरा पॉइंट जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स होते हैं, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ इनके अंतर्गत ना आपको सिंगल क्रोमोसोम, देखो सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके अंतर्गत ना आपको क्रोमोसोम्स हैं हमेशा पेयर में मिलते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, अब फाउंड इन पेयर। ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं कैसे मिलेंगे, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। इनके अंतर्गत जो गुणसूत्र होते हैं कैसे मिलते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं XX हो गया या फिर XY, तो क्रोमोसोम कैसे हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम है। बट अगर मैं बात करती हूं जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है दे आर हैविंग द सिंगल, और सिंगल के साथ साथ नेक्ड क्रोमोसोम, सिंगल एंड नेक्ड क्रोमोसोम। इनके अंतर्गत सिंगल और नग्न गुणसूत्र पाई जाती हैं। ठीक है, एकल और नग्न गुणसूत्र, नग्न गुणसूत्र, एकल और नग्न गुणसूत्र इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि या तो X होगा या फिर क्या होगा, Y होगा। इनके अंतर्गत कभी भी जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में नहीं होते हैं। ठीक है, बताइए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं,
बेटा बैच चेंज हो जाएगा, यानी ये आपको टेक्निकल टीम बता पाएगी। ठीक है, अगर कोई मेजर इशू होगा तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो आशीष मिश्रा जी, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएं। देखो यहाँ पे एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी अदर सेल ऑर्गेनेली भी इनके अंदर नहीं होते। देखो प्रोकैरियोट में ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, दूसरे भी अदर सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं जितने कोशिकीय अंग हमने पढ़े हैं, बट वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत मौजूद होते हैं, इनमें वो पाए जाती हैं। अब आपसे एग्जाम्पल पूछें तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं जीवाणु। जीवाणु के बाद दूसरे कौन से आते हैं? सेकेंड वन दैट विल बी प्रोटोजोआ। इसके बाद आते हैं आपके प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ हैं सभी के सभी प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया, दूसरा कौन सा है? प्रोटोजोआ। तीसरा अगर मैं बात करती हूँ, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इसके अलावा जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया। इवन अगर मैं खुद आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी अपने आप में क्या है? जो आरबीसी होती है वो अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम आरबीसी क्या है? ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। समझे बात को? दूसरा आओ कहां पर? आपका जो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएंगे हम लोग। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है आपके प्लांट्स, हमारे आसपास मौजूद सभी प्लांट्स, पादप। दूसरा जैसे अगर हम बात करते हैं फंगस, कवक, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जितनी भी एनिमल्स हमारे आसपास मौजूद हैं, जितने भी जंतु, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन, मनुष्य, ह्यूमन, या फिर अगर मैं बात करती हूँ मनुष्य, तो ये सब कैसे ऑर्गन हैं? ये सभी के सभी आपके यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तन्मय सरकार, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से साइंस समझ में आ रहा है। सिलेक्शन के बाद आपसे ज़रूर मिल जाएंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखो आपके अंदर एक जिद है पढ़ने की, आप पढ़ना चाहते हैं इसीलिए आपको समझ आ रहा है। आपको पता है मतलब लोगों को ना वैल्यू नहीं होती। मैंने मतलब अभी सीजीएल का एग्जाम था तो यूट्यूब पे ना थ्योरेटिकल क्लासेस शुरू की। अब बच्चे तब क्लास में नहीं पढ़ाते ना, तब तो क्या कहेंगे यूट्यूब पे, यार मैम पढ़ा दो, मैम पढ़ा दो ना, क्लासिफिकेशन करा दो, क्लासिफिकेशन। मैंने 2 दिन क्लासिफिकेशन कराना शुरू किया, जहां लेवल का कंटेंट दिया बच्चे गायब क्लास से। मतलब सबको चीजें क्या चाहिए? बिल्कुल मुफ्त में जो हलवा मिलता रहे, चाहे सिलेक्शन उनसे हो ना। मतलब रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा ना जाए, पढ़ना रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं। तो मतलब आप पढ़ना चाहते हो तो आपको इजी भी लगेगा और समझ भी आएगा। जिसमें अर्ज है, जिसके अंदर एक अर्ज है ना किसी चीज को मुझे करना है, समझना है, पाना है, सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर से एक फीलिंग आती है। अच्छा, जो कहने सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था। सेल डिवीजन में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सेल डिवीजन का एक छोटा सा पार्ट आपको कवर करना है। देखो सेल डिवीजन मैंने कराया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। सेल डिवीजन के हर एक स्टेज आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर मैं कोशिका विभाजन की बात करती हूँ, जो सेल डिवीजन है, या फिर अगर मैं कोशिका विभाजन की बात करूं तो कोशिका विभाजन का आपको हर एक भाग नहीं पढ़ना है, हर एक पार्ट आपको यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए मैम 10th के बाद पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। तब नई सेल बनती है, ठीक है, माँ के गर्भ के अंतर्गत, जिस समय पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब क्या है कि तब मेल गैमेट सेल, यानी कि तब शुक्राणु ओवा के साथ फ्यूज करता है। इस समय पर तब ये नई सेल बनती है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? जो जाइगोट बनने से पहले इसको ना हम मदर सेल कहते हैं। और फिर यही जो मदर सेल होती है, यानी कि इसको हिंदी में हम माँ कोशिका नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको मदर सेल ही कहते हैं। तो ये क्या करती है? ये विभाजित होती है।
तो दो तरीके से विभाजन होता है, एक जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंड वन, दैट इज मियोसिस। दूसरा कौन सा होता है आपका, अगर मैं मियोसिस की बात करूं। तो सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है, ठीक है, अगर मैं माइटोसिस की बात करती हूँ तो माइटोसिस के अंतर्गत क्या होता है, या फिर मियोसिस के अंतर्गत होता क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी भी, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। बताइए, व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। जल्दी बताइए, व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। देखो, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मदर सेल है तब ये डिवाइड होती है, तो ये ना दो भागों में विभाजित होती है। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तब सेल डिवाइड होती है, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यानी कि जो मदर सेल होगी इट विल बी डिवाइड, ये क्या करेगी, जिस समय कोशिका विभाजन हो रहा होगा ये 2 भागों में विभाजित होती है, और जिस भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, या फिर कई बार दोनों कैरेक्टरिस्टिक के साथ बच्चा पैदा हो जाता है, नई सेल जो है वो पैदा होती है। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाती है, ये है मदर सेल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मदर सेल के नाम से। और इससे पैदा होने वाली जो कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं डॉटर सेल से। दिस इज नॉन एज द डॉटर सेल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज डॉटर सेल। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें जितने प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंतर्गत, पादपों के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया चलती है, माइटोसिस की चलती है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करती हूँ, एक तो हो गया प्लांट, प्लांट के बाद अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करती हूँ, तो प्लांट हो गया, और दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेकंड मेन पार्ट होगा वो क्या होगा, जो बेसिकली अगर मैं बैक्टीरिया की बात करती हूँ, बैक्टीरिया या फिर कुछ कुछ प्रोटोजोआ के अंदर भी आपका माइटोसिस चलता है। ठीक है, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। ओके, यहाँ पर अगर हम जीवाणु की बात करते हैं या फिर प्रोटोजोआ की बात करें, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत ये प्रक्रिया चलेगी। जीवाणु की अगर मैं बात करूं, समझे, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा आइए मियोसिस पर। अब मियोसिस में जो मदर सेल होती है ये क्या करती है, तब डिवीजन होता है तो ये ना 4 छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है। ये 4 छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड होती है। देखो, इसको हम क्या कहते हैं, मदर सेल, और ये क्या कहलाती है, दीज आर नॉन एज डॉटर सेल। इनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। और ये जो डॉटर सेल होती हैं इनके अंतर्गत क्या चलता है, इनके अंतर्गत चलता है कोशिका विभाजन। और तभी कोशिका विभाजन होता है तो ये कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये किसके अंदर होगा, एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, जितने भी एनिमल्स हमारे आसपास मौजूद है, जंतु, स्पेसिफिकली हम किस में बात करें, मनुष्य, हमारे अंदर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है, तो मनुष्य के अंतर्गत जो कोशिका विभाजन चलता है वो कैसा कोशिका विभाजन होता है, दैट विल बी मियोसिस। देखो, इसको ऐसे समझना, आपने ना 8th क्लास में सबसे पहली रिप्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें आपको ये बताया गया था कि ये मदर का क्रोमोसोम है और ये फादर का है, तो इनका इंटरकोर्स कराए तो क्या बना, XX, इन दोनों का कराए तो क्या बना, XY, इन दोनों का कराए तो क्या बना, XX, और इन दोनों का कराए तो क्या बना, XY। तो ये 4 सेल्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, और इनमें से जो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है उस डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के साथ बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये तब हम बच्चे थे तब हम इसको नहीं समझ सकते थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं अब हम समझ सकते हैं। तो ये 4 भागों में विभाजित होती है और इनमें से जो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा उसी के साथ बच्चा जो है पैदा हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, मनीष राजपूत रेगुलर क्लास चल रही है, एक भी दिन की क्लास आपकी एब्सेंट नहीं हो रही है। भाई कैसी बात कर रहे हो, मतलब तुम रेगुलर नहीं हो तो आप टीचर को कहोगे कि मैम रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हो। मनीषा राजपूत, बेटा आप रेगुलर नहीं है क्लास में,
क्लास में अगर आप रेगुलर नहीं है, कल भी क्लास हुई है, परसों भी क्लास हुई है, ठीक है, बीच में शायद एक दिन नेटवर्क इशू हुआ था जिस कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। रेगुलर पूरे वीक क्लास हुई है, पिछले संडे में क्लास नहीं हुई है, इवन मैं बताऊं सैटरडे में भी आपकी क्लास हुई है। ओके, और क्लास मंडे टू फ्राइडे होनी है, वीक में मंडे टू फ्राइडे क्लास चलनी है, समझे? और उसके बाद भी आपकी क्लासेस हुई हैं। बीच में एक दिन किसी दिन सिर्फ नेटवर्क इशू हुआ था, बारिश के कारण नेटवर्क ही नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उस दिन क्लास नहीं हो पाई थी बस। बाकी रेगुलर क्लास चले, इसका मतलब आप क्लास में रेगुलर नहीं है, आप क्लास लेगी ही नहीं रहे हो रेगुलर। क्यों नहीं ले रहे हो क्लास, पहले ये बताओ। क्या कर, कहाँ गायब हो, जल्दी बताओ। ये इतने सारे बच्चे डेली क्लास में पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पढ़ रहे हैं फिर? अच्छा बताना, कितने बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं? कितने लोग हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं? डन। श्वेता सिंह मैम पीडीएफ अपलोड करा दीजिए। हाँ जी, ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ उमा, ये शेड्यूल ना थोड़ा सा लेट लग रहा है, इसको थोड़ा इसको मैं एक दिन पहले ही आपका शेड्यूल लगवा देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी होता है आपका कंप्लीटली फिनिश। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस शीट आपकी अपलोड हो गई होगी एप्लीकेशन पे, नहीं हुई होगी तो क्लास के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा। करीबन आपके 40-50 क्वेश्चन होंगे, इनको प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत काम आपके आएंगे, ठीक है। तान्या मैम मैं रेगुलर हूँ, देखो कितने सारे बच्चे रेगुलर है, मी 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 मी, ये तो देखो मैम मैं रेगुलर। चलिए, अरे वाह अभिषेक, बहुत सही, वेल डन। हाँ जी, सभी क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे होता है। अब ये जो प्रैक्टिस शीट है ये आपकी अपलोड हो जाएगी, तो इस प्रैक्टिस शीट से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो देखो, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट आओ। प्रैक्टिस शीट से ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फटाफट आओ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, चलिए बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक एक क्वेश्चन को यहीं से डिस्कस करते हुए चलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच सेल इज स्टडीज इज कॉल्ड, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नॉन एज। फटाफट ऑप्शन बताते हुए चलेंगे, आओ एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, आप ये शेड्यूल थोड़ा लेट लग रहा है, उसको करेक्ट करा देंगे। आ जाओ फटाफट आइए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी सेल इज स्टडी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन यूकैरियोटिक्स आर मेड अप ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली है, यह किससे बनी होती है? अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, बताइए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बेटा दिख तो रहा, इतने सारे बच्चे आंसर कैसे कर रहे हैं, उन्हें कैसे दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिख रहा क्या? बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, यानी कि किससे? फोस्फोरस युक्त वसा से मिलकर के बनी हुई है। दूसरा, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज, कोशिका का वो सबसे छोटा आकार जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हो, दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज। सो खुली आंखों से किस आकार को आप देख सकते हो? तो जो 100 माइक्रोन्स का होता है, 100 माइक्रोन का साइज को आप खुली आंखों से देख सकते हो। इससे छोटे साइज के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी? अरे चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये कंसेप्ट हमारा छूट गया, इसको फटाफट बताती हूँ, ये रह गया भाई, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी बताइएगा, ठीक है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी? आंसर क्या होगा? आंसर क्या है? दैट इज वायरस। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आओ एक बारी यहां पर देखो,
हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने ना स्टार्टिंग में क्या जाना था? सेल के बारे में। हमने ना कोशिका के बारे में जाना था कि भाई कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की है। तो हमने एक साइंटिस्ट जाने थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारे आसपास सभी के सभी पादप ऐसे हैं, ऑल द प्लांट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल। ये सभी किससे मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि हमारे आसपास मौजूद सभी के सभी पादप किसी न किसी कोशिका से मिलकर के बने हुए। ये बात कही थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। इनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई हमारे आसपास मौजूद जितने भी एनिमल्स हैं, सभी के सभी जंतु किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं, कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। ये बात इन्होंने कही थी। अपना दो साइंटिस्ट आते हैं जो मिलकर के क्या करते हैं? इन दोनों साइंटिस्ट के कही हुई बात को ना कंबाइंड कर देते हैं, दोनों की बात को जोड़ देते हैं, और यहां से आता है आपका सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी जिसको हम जानते हैं कोशिका सिद्धांत के नाम से। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय द सेल थ्योरी? क्या समझते हैं आप कोशिका सिद्धांत से? ठीक है, शोभित शाक्या जी, हमारी क्लास का डेली टाइम 7:30, मैंने आपको कहा है शेड्यूल पहले लगाओ ना लगाओ, 7:30 बजे क्लास होगी तो होगी, और कल से ना 101% शेड्यूल आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, क्लास होगी तो शेड्यूल पहले मिल जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम है एम शिल्डन और दूसरे कौन से हैं? टी श्वान। एम शिल्डन एंड टी श्वान की अगर हम बात करें, ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे हैं, दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दी, जिन्होंने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जितने जीव हमारे आसपास मौजूद है, दोनों थ्योरियों को कंबाइन कर दिया और इन्होंने कह दिया दैट ऑल द प्लांट्स, या फिर सीधा मैं कहूं ऑल द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, all the organisms around us are made up of a cell। ठीक है, कि भाई हमारे आसपास मौजूद जितने भी जीव हैं वो सभी किसी न किसी कोशिका से मिलकर के बने हुए होंगे। कि जितने भी जीव हमारे आसपास मौजूद हैं, सभी जीव किससे मिलकर के बने हुए हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे, सभी जीव किसी न किसी कोशिका से मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं। अब चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, कैसी हो भी हो, बट वो कोशिका से मिलकर के बने हुए होंगे। ठीक है, बट ये तो हो गई सेल थ्योरी। आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि सेल थ्योरी दी किसने है? एम शिल्डन। सेल थ्योरी क्या कहता है? बहुत कम चांसेस है, फिर भी आपसे पूछ ले कि वो कौन सी थ्योरी है जिसने ये बताया कि सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने हुए, तो कोशिका सिद्धांत। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है वो ना, इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, इसके अंदर ना एक अपवाद आता है। और अपवाद क्या है? अपवाद है कि भाई हमारे आसपास एक जीव ऐसा भी है जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। अभी देखो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, तो क्वेश्चन क्या पूछता है सीधा? विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। ऐसा कौन सा जीव है जो जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? ठीक है, किस जीव पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे। किस जीव पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। वो कौन सा जीव है जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो जीव कौन सा है? दैट इज वायरस। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका वायरस, यानी कि अगर हम बात करते हैं विषाणु, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर हम बात करें विषाणु की, तो भाई विषाणु जो है एक ऐसा जीव है जिस पर कोशिका सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है, दैट डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी।
ठीक है। मैम मैं वायरस भेज दिया हूँ। अच्छा वायरस भेज दिया हूँ, बहुत सही। कहाँ भेज दिया वायरस को? ठीक है। तो वायरस क्या कहता है? वायरस सीधा कहता है माई लाइफ माई रूल्स। भाई मैं तो अपने मौज में जीऊंगा और अपने मजे से जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। ठीक है। तो वायरस किस तरीके का जीव है? तब हम वायरस की बात करते हैं, तब हम विषाणु की बात करें। तो बेटा जो विषाणु है एक्चुअल में किस तरीके का जीव है? तो ध्यान में रखिएगा, इट इज देखो क्वेश्चन पूछा जाता है वायरस इज अ सेल्युलर और असेल्युलर। तो इट इज अ एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसा जीव है? एक एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अकोशिकीय जीव है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अकोशिकीय जीव कहते हैं। ये कैसा है? अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय जीव, या फिर अगर मैं बात करती हूं इट इज अ असेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके से आपका एक असेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक अकोशिकीय जीव है। वायरस इज अ असेल्युलर ऑर्गेनिज्म। समझे? मैम नहीं समझ पा रहे। विक्रम क्या नहीं समझ पा रहे बताइएगा। सीबू तोमर जी कह रहे मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आज मैं पहली बार लाइव ले रहा हूँ, वैसे मैं रिकॉर्डेड लेता हूँ, पूरा याद हो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। हेमंत कुमार झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है, थैंक यू सो मच। क्या बात है, अरे वाह। मैं तो कोरोना हूँ, किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल सही बात है चंचल वर्मा जी कि भाई मैं हूँ कोरोना, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, सबके नाक में दम करने वाला हूँ। मैम नहीं समझ पा रहे हैं हम, प्लीज एक्सप्लेन मी इन राइट वे। विक्रम किस तरीके से समझाया जाए ये बताओ, आपको किस लैंग्वेज में चाहते हो या फिर किस तरीके से चाहते हो? देखो हमने क्या कहा है भाई, एक कोशिका सिद्धांत दिया गया, दो साइंटिस्ट आए एम शिल्डन और टी श्वान। उन्होंने कहा कि भाई सभी के सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने होंगे। ठीक है। और अब यहाँ पे एक अपवाद आ जाता है कि एक जीव ऐसा भी है जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो कोशिका से मिलकर के नहीं बना हुआ है। और कोई भी ऐसा जीव जो कोशिका से मिलकर के नहीं बना है, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीव को हम असेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर क्या कहते हैं? अकोशिकीय जीव कहते हैं, जो किसी भी कोशिका से मिलकर के नहीं बना हुआ है। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इस बात से मतलब है कि भाई इससे पहले ना सेल हमने देखा कि सेल, किसी भी बॉडी को सेल हम कब कहेंगे? तब उसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होगा। और यदि उसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, यदि उसके मध्य में केंद्रक जो है अनुपस्थित है, इट मींस दैट इज नॉट अ सेल। वो कोई सेल है ही नहीं, वो कोशिका है ही नहीं। समझे बात को? तो भाई इसका दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर? अगर मैं वायरस की बात करूं, सो सेकेंड पॉइंट, पहला तो असेल्युलर है, दूसरा पॉइंट क्या है? इट डज नॉट कॉन्टेन न्यूक्लियस। इट डज नॉट कॉन्टेन न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंतर्गत क्या नहीं होता है? तो भाई इसके अंतर्गत न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंतर्गत जो केंद्रक है अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। गॉट इट? समझे बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डन। चलिए अनुराग, थैंक यू सो मच। मैम फारसी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो, फारसी में पढ़ा रही हूँ। प्रैक्टिस शीट अपलोड हो गई होगी? अच्छा मैं करवा देती हूँ प्रैक्टिस शीट, आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलिए ठीक है, समझे? आपकी अपलोड हो चुकी है।
ठीक है, अभी मैंने क्लास से तुरंत पहले उनको दी थी प्रैक्टिस शीट, टेक्निकल टीम को अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इतना तो काम करती है टेक्निकल टीम, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेचारे नहीं कर पाते, बहुत काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी? तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता भाई? वायरस पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंतर्गत केंद्रक कैसा है? अनुपस्थित है। इसके अंतर्गत जो केंद्रक है वो अनुपस्थित है। यार मैं हिंदी तो बोलती हूँ, मैं हिंदी में भी अंग्रेजी ला देती हूँ क्या? एक बात बताओ, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ बट कितनी देसी शुद्ध हिंदी वो होती है ना, जैसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसमें पढ़ाती हूँ मैं। अब मेरी शुद्ध हिंदी भी तुम्हें अंग्रेजी लगती है यार, मैं मतलब क्या ही करूं। मुझे लगता है कि मैं ना बिल्कुल देसी पने पे आ जाऊं, तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैडम आप हिंदी में पढ़ा रही हैं। चलिए ठीक है, मजा आ गया मैम आपसे पढ़ के। अरे वाह, थैंक यू सो मच राजेश कुमार जी। मैं पीपीटी से पढ़ा सकती हूँ आप, मैं पीपीटी से बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, बट मैं पढ़ाऊंगी नहीं। ठीक है, चलो। द टिश्यू इन अ मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ। मुझे पता है किस चैप्टर में पीपीटी से पढ़ाना है, किस में नहीं पढ़ाना। ठीक है, एक डॉक्टर को पता होता है कौन सी इंजेक्शन कौन सी डोज कब देनी है, तो वो मुझे पता है। ठीक है, क्यों मैं इसको थ्योरी में पीपीटी से नहीं पढ़ाती? मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिस क्लास को मैं 10 घंटे ले रही हूँ, पीपीटी से पढ़ाऊंगी 4 क्लास में खत्म करा के एक तरफ करूंगी। किताबों से रट लोगे क्या फायदा होगा? 10 जगह कोर्स खरीदोगे, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो मास्टर बन जाओगे यार बायोलॉजी के, ये मैं कह रही हूँ। चलो डन। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ। बताए किसके अंदर? न्यूरॉन। ये तो हमने पढ़ा था, बताया था ना आपको कि न्यूरॉन्स जो हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ये मिलकर के ना नर्व सेल बनाते हैं। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? नर्व सेल। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ तंत्रिका कोशिका, और ये ऐसी कोशिका होती है जिसके अंतर्गत जन्म के पश्चात कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ आप खुद से करोगे। अब इसमें आंसर शीट नहीं दी है, आंसर शीट इसलिए नहीं दी है क्योंकि एक बार क्या करोगे आप, इसको प्रैक्टिस करना, फिर आंसर शीट के साथ अपलोड हो जाएगी कल ही, मतलब 1-2 दिन में। चलो डन। नेक्स्ट, डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए कहां पर पाया जाता है? तो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी आंसर क्या है आपके? सही है। इन सभी के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? डीएनए देखने को मिलेगा। सभी कोशिकाओं में डीएनए होता है। देखो डीएनए किस में होता है? सभी में होता है। आरएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। डीएनए किस में होता है आपका? देखो डीएनए की मैं बात करती हूँ, डीएनए किस में है आपका? क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आरएनए की अगर मैं बात करती हूँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझे? आरएनए किस में नहीं होता है? आरएनए सिर्फ आपका न्यूक्लियस में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following part are found in both plant and animal cell? आपको बताना है निम्न में से कौन से अंग हैं जो कि किसमें आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, फूड वॉक्यूल। ठीक है, सेल वॉल, न्यूक्लिक सेल वॉल तो एनिमल में कहाँ होती है? बी तो खत्म हुआ। सी में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर फूड वॉक्यूल नहीं होगा तो सेल वॉल नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो एक तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं। बेटा डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। हाँ दिक्कत कर रही है उसमें बारह। करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, बता देंगे, करेंगे सॉल्यूशन।
अब देखो, गेस द हेरिडिटरी यूनिट आर लोकेटेड, जीन्स द हेरिडिटरी यूनिट आर लोकेटेड इन। जीन्स जो है ये कहां पर पाई जाते हैं अगर हम जीन्स की बात करते हैं? चलो डन, देसी बालक गामा के जीन में वंशानुगत इकाइयां स्थित होती है कहां पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, लाइसोसोम या फिर सेल मेम्ब्रेन, कहां पर होती है? तो जीन कहां पर पाए जाते हैं? दे आर इनसाइड द क्रोमोसोम। ये कहां पर होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इसके बाद आओ, एमनियोसेनेटोसिस इज मेथड फॉर। आपको बताना है एमनियोसेनेटोसिस जो मेथड है ये किस लिए है, एमनियोसेनेटोसिस किस लिए होता है ये बताना है। डिटरमाइन द फीटल सेक्स, भ्रूण की लिंग का पता लगाने के लिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड नहीं। इंड्यूसिंग एबॉर्शन, गर्भपात को प्रेरित करने के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की लिंग का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, इसमें करीबन 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। इनको प्रैक्टिस करना, जहां कहीं भी दिक्कत आए वहां आप मुझसे पूछोगे। देखो, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है बताओ? तो प्लांट की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी? चलो ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? सो बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके अपलोड हो जाएंगे, इन सभी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड दिस चैप्टर का होता है आज दी एंड, खत्म। तो हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, हैप्पी 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 एंडिंग। अब कल हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, कल की क्लास में जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और कल सबसे पहले चैप्टर उठाएंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ठीक है, कल जो है सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैम इसका आंसर है शीट में? नहीं, आंसर नहीं मिलेगा अभिषेक, पहले आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर शीट के साथ फिर अपलोड हो जाएगी। कोई डाउट हो आप मुझे पूछ लेना, नंबर आप लोगों के पास है? नहीं है? देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, कॉल मत किया करो, कॉल मैं उठाऊंगी भी नहीं, और कॉल अगर की भी तो सुनोगे, फिर ये मत कहना कि मैम बहुत रूड है। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन क्लासेस होती हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तब कॉल करते ना बहुत इरिटेशन होती है कई बार यार, मतलब किसी काम में और बार बार कॉल करते तब बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, फिर गाली सुनोगे। ठीक है, तो 9675637504, ठीक है, इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करोगे और कुछ भी नहीं करोगे, ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल। बढ़ते हैं आगे, आज की कहानी होती है आपकी खत्म। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस यहां से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो डन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जाने जहां